Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on stability of slope, geotechnology. This is my lecture number 17 about this particular subject. So I already told you about this unit. This is quite long. So I already made 3 lectures about this, and this is my 4th lecture on this particular topic. And this is very important unit, and whatever I covered yet are very important as the examination point of view. So you people just go through that videos first, then refer this video which I am making today. So okay guys, I will start with some theory and numerical portion. Okay. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स को एनालाइज किया था, फाइनाइट की और इनफाइनाइट की। इसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे या कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल थे जिसमें हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना था। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके अलावा डेरिवेशंस हमने किया है। ओके, हम स्टेबिलिटी एनालिसिस इनफाइनाइट स्लोप के लिए भी कर चुके हैं, वेदर वी आर यूजिंग कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल। ठीक है, टिल दैट आई कवर्ड द न्यूमेरिकल पोर्शंस. And in my last video, I told you about this type of numerical you already did. So I suggest you to practice of this kind of numerical, and we will move further. इसमें हम क्या करते थे कि एनालाइज द स्लोप ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 जो ऊपर है जस्ट उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। उसमें आपका जो स्लोप एंगल है वो सेम आपको यूज करना है। मतलब आप इसके लिए स्लोप एंगल थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे। स्लोप एंगल क्या होता है इनफाइनाइट स्लोप का? ये जो बीटा या जो आई से डिनोट करते थे ये बीटा। ठीक है, तो ये आप 25 इसमें आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें भी 25 लेंगे। क्ले हैविंग सी डैश 30 kilonewton per meter square, 520, E 0.65 and G 2.7 under the following condition: when soil is dry, when water seeps parallel to the surface of the slope, and when slope is submerged. तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि हम गामा डी निकालेंगे, गामा सैचुरेटेड निकालेंगे और गामा डैश या फिर गामा बी से डिनोट करते हैं, मींस सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट आपका गामा सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ये आपका ड्राई यूनिट वेट है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पे मैं एनएस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्टेबिलिटी नंबर को, नहीं तो मैं एसएन से भी करती हूँ। तो ये एनएस क्या है आपका? एसएन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एसएन इज इक्वल्स टू एसएन या एनएस इज इक्वल्स टू सी अपॉन गामा एच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट tan बीटा माइनस tan फाई। तो आप यहाँ से इसको और इस टर्म को यूज करके हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे, फिर इस टर्म को और इस टर्म को यूज करके आप क्या निकालेंगे? इन दोनों को यूज करके आपने क्या निकाला है? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट था। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आपको पता है? नहीं, इन दोनों का यूज करके इसका सॉरी एनएस और इस पर्टिकुलर अमाउंट का आपने यूज किया, तो आपने टेलर स्टेबिलिटी नंबर एनएस निकाल दिया। एनएस और इस इक्वेशन का आपने यूज किया तो यहाँ से क्रिटिकल हाइट आपने निकाल दी। इस तरीके का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। सेम सीपी इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद सबमर्ज के लिए आप सबमर्ज यूनिट वेट यूज करेंगे। ये हमने यहाँ तक न्यूमेरिकल को कर लिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप।
तो इसके लिए फाइनाइट स्लोप में अगर हम फेलियर देखते हैं तो हम रोटेशनल फेलियर देखते हैं। इसके अलावा उसके लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज मेथड ऑफ स्लाइसेस। तो कुछ और मेथड्स भी यूज होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सर्कुलर सरफेस फेलियर। सर्कुलर सरफेस फेलियर को हम 3 टाइप्स में लेते हैं, स्लो फेलियर, टो फेलियर, बेस फेलियर। ये भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। फेलियर अंडर अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल उसकी किस तरीके की है, वेदर दैट इज ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड। आप एक इस तरीके का न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। Calculate the factor of safety against shear failure along the slip circle shown in this example 10.6। ये है आपका, ये आपका क्या है, एम्बैंकमेंट है। ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज योर एम्बैंकमेंट। यहाँ पे जो फॉलिंग हो रही है सॉइल की, इस तरीके से रोटेशनल फेलियर हो रहा है। ठीक है, फाइनाइट स्लोप है, इसका वेट W होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है। ये जो सर्किल फॉर्म हो रहा है उसकी रेडियस आपकी 36.5 है, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस आपकी x है। ठीक है, और ये जो आपका एंगल है वो 53 डिग्री। ये आपको फिगर में इतनी चीजें गिवन है। तो आप ये जो फेलियर है इसके लिए इन्होंने क्या पूछा है, assume cohesion, मतलब आपका C गिवन है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अगर 0 है, फाई 0 है। ठीक है, टोटल यूनिट वेट ऑफ द सॉइल दे रखा है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, रेडियस 36.5 है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं किस चीज का, इस पूरे BECFB। बी, ये पॉइंट आपका E है, ECFB। ये जो सर्कुलर आर्क है, आप इतने पोर्शन का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एरिया बी पॉइंट क्या है आपका, BECFB। ठीक है, इतने पार्ट का एरिया क्या होगा आपका, 2/3 EF प्लस BC। देखिए सर्कल का जो हम एरिया लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर का जो एरिया लेते हैं, तो E और F को आप ये मानिए कि ये डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने EF है, 2/3 B इंटू C, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, 2/3 ऑफ हाइट एंड जो भी आपका बेस है, अगर हम किसी आर्क का एरिया निकालते हैं तो ये कितना हो गया, 2/3। अब आप E इंटू एफ, आपका कितना है EF, EF आपका कितना गिवन है, एक सेकेंड, देखिए आपका BC जो है वो है, BC तो आपका गिवन है, आपको EF और ये निकालना पड़ेगा। आप EF को कैसे निकालेंगे, ये आपका EF और BC एक गिवन होना चाहिए, हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन में हो, मैं आपको एक बार और दोबारा देख के बता दूंगी। तो EF आपका 4 गिवन होगा और BC भी आपका 32 या जो लेंथ है वो गिवन है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेट की बात करें तो वेट क्या हो जाएगा फिर आपका, एरिया
वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू गामा क्या होता है, W बाई V। तो W क्या हो जाएगा, गामा इंटू V। ठीक है, तो W हो गया आपका, वो आपको गिवन होगा EF एंड BC, तो आपका W निकल गया। ठीक है, इसके अलावा ये X गिवन है और थीटा आपको गिवन है। तो आप लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ ऑफ BEC, ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये R इंटू थीटा हो जाएगी। तो ये आपने R इंटू थीटा किया और इसको इसने आपने रेडियन में इसको चेंज कर दिया, तो कितनी आ गई 33.8। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू कोहेजन इंटू रेडियस बाई W इंटू एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको इस पर्टिकुलर टाइप की न्यूमेरिकल के लिए याद रखना पड़ेगा, जिसमें इस टाइप से फेलियर हो रहा हो। ठीक है, टो फेलियर हो रहा हो। लेंथ ऑफ आर्क इंटू कोहेजन इंटू रेडियस अपॉन W इंटू एक्स। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ गया 1.87 which is greater than of 1। सो यहाँ पे भी सॉइल इस पर्टिकुलर हाइट के लिए स्टेबल है। यहाँ पे आपकी EF और ये BC की वैल्यू गिवन हो गया। अगर EF और BC की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इस एंगल और इस रेडियस की हेल्प से BC की वैल्यू निकाल लेंगे, और BC अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको BC पता चल गया तो ये मिड तक इसका हाफ हो जाएगा। तो ये X गिवन है, तो आप ये वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके, बाकी तो ये नीचे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऊपर की सारी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा अपने आप निकालनी पड़ेगी डायमेंशन ज्योमेट्री लगा के। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आता है फ्रिक्शन सर्किल मेथड। दिस इज मेथड यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आल्सो, एंड दिस इज अ मेथड ऑफ फाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी मेथड। ठीक है, आप इसका प्रिंसिपल देखें, तो प्रिंसिपल आप इसको नोट कर लीजिए पूरा, ये भी फाइनाइट स्लोप के लिए होता है, जैसे कि हम सीधे सर्किल मेथड को करते हैं। The principle of the method is explained with difference of the section through a dam shown in figure 10.9। ठीक है, a trial circuit with center O is shown in the figure। देखिए अभी तक आपने क्या देखा था कि ये एम्बैंकमेंट है, इससे हम ये फेलियर हो रहा है, सपोज ये यहाँ से सॉइल फॉल नहीं है, ये बेस, ये आप फेस फेलियर समझ लीजिए। ठीक है, ट्राई नंबर ऑफ सर्किल हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सर्किल की कुछ रेडियस होगी ओ से, कुछ रेडियस होगी। ठीक है, अगर हम एक R sin phi रेडियस का सर्किल ट्रायल सर्किल फॉर्म करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को उससे कोरिलेट करते हैं, तो इसको हम फ्रिक्शन सर्किल बोलते हैं। एक सेकेंड, ये जो O है दिस इज अ कॉमन सेंटर, उसी O से हम R sin phi रेडियस का एक सर्किल फॉर्म करते हैं। R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल विद सेंटर O एंड, ठीक है, विद सेंटर O and radius R sin phi. R is the radius of the trial circle. A circle is drawn. Any line tangent to the inner circle must intersect trial circle at an angle phi. ठीक है, therefore any vector representing a intergranular pressure at obliquity phi to an element of the rupture R must be tangent to the inner circle। अगर आपने R sin phi रेडियस का एक सर्किल फॉर्म किया है, अगर आप इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट है वो इस रेडियस, इसके परपेंडिकुलर फाई एंगल पे क्रॉस करनी चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो हम इसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हम कुछ फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, कुछ एडजस्टेंट्स को कंसीडर करते हैं। देयरफॉर एनी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इंटरग्रेनुलर प्रेशर, ठीक है, this inner circle is called friction circle or phi circle। The friction circle method of slope analysis is convenient approach for both graphical and mathematical solution। इसमें हम किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं,
weight of the mass above the trial circle acting through the center of the mass. ठीक है, the center of mass may be determined any one of known method. दूसरा point, the resultant boundary neutral force. ठीक है, थर्ड है resultant intergranular force P and resultant cohesive force C. तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ आपका कि इस r sin phi रेडियस के जो स्लोप रेडियस का जो हमने फ्रिक्शन सर्किल ड्रॉ किया, इसकी स्टेबिलिटी से आप इसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं इन स्पाइट ऑफ डूइंग मेथड ऑफ स्लाइस, कि हम इसको स्लाइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एक स्लाइस की स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, फिर सेक्टर। अगर ये जो फ्रिक्शन सर्किल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में स्टेबल है तो ये पूरा एम्बैंकमेंट स्टेबल रहता है। तो दिस इज वेरी स्मॉल मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ earth stability of slope, and this is called friction circle method. ठीक है, वैसे मेथड ऑफ स्लाइस आपका ज्यादा आता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर हर बार एग्जाम में आता है, ये आप अच्छे से यहाँ से भी शॉर्ट नोट इसका बना लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन भी ये चीज बताई हुई है कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है। इफ द स्लोप एंगल बीटा, बीटा ले लीजिए, आई ले लीजिए, and height of embankment h, effective unit weight of material gamma, angle of internal friction phi, unit cohesion c, factor of safety may be determined। तो हम factor of safety को निकाल सकते हैं। In order to make unnecessarily or more less tendon stability determination, Taylor conceived idea of analysis of stability last number of slope through a, इन्होंने जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला दिया वो ये दिया है सी डैश अपॉन एफ सी गामा एच। ठीक है, इसकी मैंने आपको दो बताया था, या तो आप फॉर्मूला की हेल्प से ऐसे निकालेंगे, नहीं तो आप टेलर स्टेबिलिटी चार्ट की हेल्प से ऐसे निकालेंगे। तो दीज वर द टू मेथड। ये टेलर स्टेबिलिटी चार्ट मैंने पहले भी आपको बताया है और इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया है। इसके अलावा आप एक न्यूमेरिकल ये भी नोट करिए, the following particulars are given for earth dam of height 39 feet। ठीक है, the slope is submerged and the slope angle is 45 डिग्री। ये आपने लिख लिया। गामा बी सबमर्ज यूनिट वेट दिया हुआ है आपका, एलवी फिट क्यू, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूनिट सारा ही फिट में दिया हुआ है। और सी 550 520 डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज्यूम एज फर्स्ट ट्रायल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर हम 2 लेके चल रहे हैं, ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 5m क्या हो जाएगा, 5m फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो क्या होता है, एक सेकेंड, आपका 5 डैश अपॉन 5 डैश m। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, जैसे 10 5 अपॉन 10 5 डैश m तो आपने पढ़ा है, तो वही चीज हो गई ना, 5 डैश अपॉन 5 डैश m। तो 5 डैश m अप्रोक्स कितना आ गया, 10 डिग्री। ठीक है, जो मोबिलाइज्ड वैल्यूज होती थी, तो ये 5 डैश m 10 हो गया, बीटा आपका 45 है। ns की वैल्यू आप टेबल से निकाल लेंगे। अगर आप टेबल से ना निकालना चाहें ns, तो आप कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट 10 बीटा माइनस 10 5। तो ns मतलब टेलर स्टेबिलिटी नंबर आ गया आपका। फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेलर स्टेबिलिटी नंबर के दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया है। ns या sn का एक होता है c अपॉन गामा hcf, दूसरा होता है cos स्क्वायर बीटा ब्रैकेट 10 बीटा माइनस 10 5। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे आपने जो यहाँ से टेलर स्टेबिलिटी नंबर चार्ट से देखा है या फिर फॉर्मूले से निकाला, वो आया आपका 0.11। सी की वैल्यू आपको गिवन थी, एफ सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2 दिया है, यूनिट वेट आपका दे रखा है ऑलरेडी, सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड।
और हाइट, तो यहाँ से आपकी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ गई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था आपसे, डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफएस। चलिए अभी तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, अब एफएस को हम क्या फिर से हम ट्रायल करते हैं। जैसे हमने एफएस 2 लेके चले, हमें मान के चल रहा है स्लोप स्टेबल है, इसलिए हम मोर देन 1 लेके चल रहे हैं वैल्यू। एफएस 2 लिया, फिर एफएस को आप 1.9 ले लीजिए, ये भी एक तरीका होता है, ट्रायल मेथड जिसे हम बोलते हैं। फिर आप हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे, वो भी आपकी क्या आ जाएगी, स्टेबल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था कि आप ट्रायल मेथड का यूज करके हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद another example is your 10.9, write down this one also. An excavation is to be made in soil deposit with a slope of 25 degree to the horizontal and depth of 25 meter. The soil has the following properties. देखिए हमेशा सी डैश, फाइव डैश, सी डैश एम, फाइव डैश एम, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इनमें मैंने आपको बताया है कि फाइव डैश एम का यूज कहाँ करते हैं, सी डैश एम का यूज कहाँ करते हैं। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। Determine the factor of safety slope assuming full friction mobilized. दूसरा क्या है, if the factor of safety with respect to cohesion is 1.5, what will be the factor of safety with respect to friction? ये क्वेश्चन है, आपको एफसी पूछा है। 5-15 दिया है, बीटा 25, टेलर स्टेबिलिटी नंबर एनएस की वैल्यू हम अगर 5 और बीटा दिया है तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या चार्ट से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से हमने टेलर स्टेबिलिटी नंबर निकाल दिया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाया ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका दूसरे पॉइंट के, इसके लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, इसके लिए हम 1.5 कंसीडर कर रहे हैं, और फिर हमने टेलर स्टेबिलिटी नंबर एनएस निकाला जो आया 0.047। ठीक है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर, स्लोप एंगल आपका दिया हुआ है, तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन चार्ट से, फिगर की हेल्प से निकाल सकते हैं, इसमें आपको चार्ट का यूज करना पड़ेगा। 5-m आ जाएगा, तब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है 5F5 10 अपॉन 10 5-m। देखिए इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और तो इसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो 10F5 क्या होता है, 10 अपॉन 10 5-m, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.16। या पूरा नोट कर लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, वी विल डिस्कस ऑन फोन। ये फॉर्मूला है सीधा। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर के लिए या तो हम चार्ट का यूज करते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे टेबल का यूज करना है, और एग्जामिनेशन पेपर में टेबल आपको अवेलेबल कराई जा सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। वैसे टेलर स्टेबिलिटी नंबर पे शॉर्ट नोट हमेशा आता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, वो है टेंशन क्रैक। ये भी लिख लीजिए। इफ अ डैम इज बिल्ट, फॉर एग्जांपल टेंशन क्रैक, मैंने जब आपको फाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी बताई थी तो बताया था कि टेंशन क्रैक एक पर्टिकुलर हाइट पे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कितनी उनकी डेप्थ होती है, क्यों डेवलप होते हैं। If a dam is built of a cohesive soil, tension crack are usually present at the crest, upper portion पे। ये देखिए जेड नॉट डेप्थ तक हम मानते हैं कि यहाँ तक ये पोर्शन वीक है। The depth of such crack may be computed from the equation this 2c dash y gamma। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इस पे बेस भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। 2c dash y gamma, c dash क्या है, यूनिट कोहेजन, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और जेड नॉट क्या है, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। जैसे ये एम्बैकमेंट है, ये आपका एल लेंथ का एम्बैकमेंट है। ठीक है, तो जेड नॉट डेट तक टेंशन क्रैक डेवलप होते हैं, मतलब फेलियर के पहले वहां पे स्मॉल क्रैक्स की एक डेप्थ आपको देखने को मिलती है, और वो कैसी सॉइल डिपॉजिट में मिलेगी, जहां पे सॉइल किस तरीके का है, कोहेजन है, कोहेसिव सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, so guys, today I take numerical about Taylor stability number and many more, and this unit is quite long. I still take one more lecture about this. Actually I thought I will finish this today, but it is not possible yet, so I will take one more lecture about this, and if you are facing any problem then please let me know. Thank you.